मणिपुर सुलग रहा है, नफरत की आग में जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य हिंसा और उपद्रव की आग में जल रहा है। 3 मई के मार्च के बाद बुधवार को मणिपुर में झड़पें शुरू हो गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा, मैं मणिपुर का एक साधारण नागरिक हूँ जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। राज्य अब स्टेटलेस है। जीवन और संपत्ति को किसी भी समय कोई भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में हो रहा है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, जिसमें कुछ दिनों से बहुत ही एक वायलेंट क्लैश चल रहा है, जिसको लेकर मेनलैंड इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है और जिन लोगों को पता भी है वो बहुत ही कम कंसर्न है। न्यूज़ में इसको एक एथनिक क्लैश बताया जा रहा है, जो कि इम्फॉल वैली में रहने वाला मेटिस के साथ हिली या पहाड़ी एरिया में रहने वाला कुकीज ट्राइब के बीच। इस समय मेटिस को शेड्यूल टाइप रिकॉग्निशन देने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज भी किया जाता है। इसी डिसीजन को लेकर कोई भी ट्राइब खुश नहीं था, इसलिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन एक मार्च का अरेंज करता है। इसी मार्च के दौरान 3 मई को मणिपुर में एक वायलेंट क्लैश इरप्ट होता है। न्यूज़ में इसको जो एथनिक क्लैश बोला जा रहा है, ये सिर्फ एथनिक क्लैश नहीं, एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसका आउटबर्स्ट इतना दिन में हुआ है और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। मणिपुर का प्रॉब्लम समझने के लिए मणिपुर का जियोग्राफी और उसका डायस्पोरा समझना ज़रूरत है। मणिपुर का पॉपुलेशन का लगभग 60% रहता है मेटिस और 40% रहता है कुकी ट्राइब। और जियोग्राफिकली देखा जाए तो उसका 90% है हिली एरिया और 10% है प्लेन लैंड, जो कि इम्फॉल वैली में पड़ता है। और ये 10% ज़मीन पे 60% मेटिस रहता है और बाकी 90% हिली एरिया में रहता है 40% कुकीज। प्री ब्रिटिश पीरियड, इस समय इस जगह में रूल करता था अहोम डायनेस्टी। इसका जो प्लेन लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है और इसमें फूड सरप्लस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण इस जगह में जो लोग रहता था उन लोगों को खाना खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता था, इसलिए ये लोग एक स्टेट फॉर्मेशन कर पाए। पर हिली एरिया में जो ट्राइबल लोग रहता था उसको फूड प्रोड्यूस करना ही बहुत डिफिकल्ट था और जो हिली एरिया में रहता था ट्राइबल लोग, उसको फूड कलेक्शन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और इसके कारण ही ये लोग स्टेट फॉर्मेशन नहीं कर पाए और नॉन स्टेट होकर ही रह गए। साल के जिस समय ये ट्राइबल पीपल के पास खाना नहीं रहता था, उस समय ये लोग नीचे के हिस्से में मतलब प्लेन लैंड में अटैक कर देते थे और लूट कर चले जाते थे, इसलिए दोनों हिस्से का ही बहुत ही नुकसान होता था। उस समय अहोम किंग प्रताप सिंह एक सिस्टम चालू किया जिसमें बोला गया कि हिली एरिया का आसपास का जो प्लेन लैंड है, उस प्लेन लैंड का लोग ट्राइबल पीपल को बुरा समय में हेल्प करेगा, उसमें खाने का चीज़ या डेली यूजेस का चीज़ भी दे सकते हैं और उसके बदले अहोम किंग उस एरिया का लोगों को टैक्स का छुटकारा दे देगा और इसी सिस्टम को बोला जाता था पोसा। ये सिस्टम बहुत दिन तक कंटिन्यू रहा, पर उसके बाद आया ब्रिटिश, जिसका ना मालूम था उस जगह का कल्चर के बारे में, उस जगह का सोसाइटी के बारे में। जहाँ ही जाता है वहाँ पर ही उन लोगों का प्रॉफिट ही दिखाई देता है और उन लोगों का प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर ब्रिटिश राज शुरू होने के बाद ब्रिटिश ने देखा कि ट्राइबल पीपल से उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो प्लेन लैंड के पीपल से, क्योंकि वो लोग एक ही जगह स्टेट फॉर्मेशन में रहता है, उन लोगों का प्रोडक्शन है, टैक्स कलेक्शन भी उन लोगों से ही होगा। मतलब ब्रिटिश के लिए वो लोग सिविलाइज्ड है और बाकी कोई सिविलाइज्ड नहीं है और ब्रिटिश ये ट्राइबल लोगों को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड करने में लगा रहा। इसके कारण नागा ट्राइब के साथ ब्रिटिश का कॉलिशन बहुत सुना जाता है। मणिपुर में नागास और मेटिस एक साथ बहुत दिन से रहता था
और अहोम किंगडम का रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी फॉलो करता था। पर कुकी ट्राइब का नाम उस जगह का क्रॉनिकल्स में ज़्यादा नहीं मिलता। नागास और ब्रिटिशर्स के बीच में प्रॉब्लम के कारण ब्रिटिशर्स चाहता था कि कुकीज़ का सेटलमेंट नागास ट्राइब के आसपास हो और इसलिए ब्रिटिशर्स कुकीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। पर नागास को कुकी पसंद नहीं था क्योंकि कुकीज़ का झूम स्टाइल का खेतीबाड़ी था जिसमें कुकी ट्राइब एक जगह को डिस्ट्रॉय करके दूसरे जगह चला जाता था और यहाँ से ही शुरू हुआ नागास और कुकीज़ के बीच एक लॉन्ग लास्टिंग कॉलिशन जिसका फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को। इसके बाद इंडिया स्वाधीन हुआ, इंडिया का स्टेट फॉर्मेशन हुआ, म्यांमार के साथ इंडिया का एक डिमार्केटेड बॉर्डर भी तैयार हुआ। पर जो हिली एरिया में स्टेटलेस लोग था वो स्टेटलेस ही रह गए क्योंकि उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ता था। पर डिमार्केटेड बॉर्डर के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए ये ट्राइबल पीपल का सर्वाइवल चांस कम होता रहा और सर्वाइव के लिए ये लोग पॉपी कल्टीवेशन की तरफ जाने लगे। पॉपी मतलब जिससे हीरोइन जैसा ड्रग तैयार होता है और पॉपी से पैसा कमाना भी आसान है। जब तक म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था तब तक इंडियन गवर्नमेंट एंड म्यांमार गवर्नमेंट साथ मिलकर ड्रग को कंट्रोल कर पा रहे थे। पर जब से म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है, म्यांमार के बॉर्डर के पास बहुत ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन बढ़ गया है और ये ट्राइबल लोग सर्वाइव करने के लिए ड्रग स्मगलिंग के तरफ शिफ्ट हो रहा है। रिसेंट टाइम में शुरू हुआ है मेटिस नेशनलिज्म। ये मेटिस नेशनलिज्म का मेन बात है कि कुकी आउटसाइडर है और इन लोगों का मेन काम है पॉपी कल्टीवेशन। मेटिस नेशनलिस्ट लोगों को ये बात समझना है कि कुकी ट्राइब बहुत दिन से ही मणिपुर और म्यांमार के हिली एरिया में रहता है। इन लोगों का रिफ्यूजी लाइफस्टाइल के लिए इन लोग एक जगह में बहुत दिन नहीं रह पाता था। पर इंडिया का स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद इन लोगों का रिफ्यूजी लाइफस्टाइल भी बंद हो चुका है और अहोम डायनेस्टी का पोसा सिस्टम भी नहीं है कि इन लोगों का लाइफस्टाइल एक स्टेबल रहे। तो इन लोगों का सर्वाइवल के लिए पॉपी कल्टीवेशन नेसेसरी हो चुका है। तो गवर्नमेंट का ही काम है कि इन लोगों को अब एक अच्छा सा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मिले, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर में सिक्योरिटी कंसर्न होने वाला है।